नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं। आज का दिन खास है। उसका कारण है कि आज 9 सितंबर और इस दिन हिंदी साहित्य के जगत के पिता या पितामह कहें, उनका जन्म हुआ था, जिनका नाम है युग पुरुष भारतेंदु हरिश्चंद्र। आज उनकी 175वीं जयंती है और सितंबर का पहला मंगलवार भी मैं किसी साहित्यकार की रचना को ही समर्पित करती हूँ। तो ये बहुत अच्छा इत्तेफाक है कि सितंबर का यह पहला मंगलवार भी है और आज मुझे अवसर मिल रहा है कि मैं हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कुछ जानकारियां आपको दूं। आपका हृदय से स्वागत करती हूं। कार्यक्रम का नाम है एक कहानी दो कविताएं, लेकिन आज हम ये विशेष अंक लेकर आए हैं जिसमें हम भारतेंदु जी के बारे में बात करेंगे, चर्चा करेंगे उनकी रचनाओं के विषय में, और उनके विषय में प्रयास रहेगा कि आप तक अधिक से अधिक जानकारी पहुंचा सकूं। तो कृपया बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, और साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हिंदी साहित्य के जगत के जो कहना चाहिए आधुनिक हिंदी के खड़ी बोली के जिन्होंने उसको आगे बढ़ाया, जिन्होंने उसमें साहित्य निर्माण करना सिखाया, सबको उसको पॉपुलर बनाया, उनके विषय में ज्यादा से ज्यादा बात करेंगे, जानेंगे उनको। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जो अभी जुड़े हैं या जुड़ने वाले हैं, मैं सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और आप देख रहे हैं कार्यक्रम कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के प्रोफाइल पेज पर, यानी मेरे पेज पर, डॉक्टर कविता सिंह प्रभा के प्रोफाइल पेज पर। लेकिन यह प्रोफाइल जो है वो हमारे समूह के बिहाफ पर ही बनाया गया है, तो इसलिए इस प्रोफाइल पर ही हम यह कार्यक्रम लेकर आते हैं। और मैं देख रही हूँ हमारे साथ प्रीति द्विवेदी जी जुड़ गई हैं, जो मेरे हिसाब से वो मुझे पहली सदस्य दिखाई दे रही हैं, जो कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की बहुत ही दिग्गज और बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी कवित्री हैं, और मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूं। और बिना समय गवाए, बिना किसी का इंतजार किए आज मैं इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करूंगी, क्योंकि कार्यक्रम बड़ा होने वाला है। इसमें बहुत सारी जानकारियां मैं आपके लिए लेकर आई हूं, तो कृपया कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। अखिलेश सिंह भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूं और बहुत शीघ्रता से बढ़ती हूँ। अगर हो सके तो प्रीति जी, यहाँ से जो एरो का निशान आ रहा होगा उसको आप शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे, तो ताकि सब लोग जुड़ सकें। भारतेंदु हरिश्चंद्र 9 सितंबर 1850 को उनका जन्म हुआ। आधुनिक हिंदी कविता और हिंदी रंगमंच के पितामह कहे जाते हैं, कुछ लोग जनक कहते हैं, बात एक ही है। नव जागरण के अग्रदूत एक भारतीय कवि, लेखक और नाटककार थे। व्यंग में उन्हें महारत हासिल थी। तो जैसे मैंने बताया कि आधुनिक हिंदी साहित्य और रंगमंच, नाटक के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत काम किया, तो इसलिए रंगमंच का भी उनको जनक माना गया है। और हमारे साथ मैं देख रही हूँ प्रमोद कुमार जी जुड़े हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत करती हूँ। कृपया कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा। तो उन्होंने हिंदी को एक साहित्यिक रूप दिया, सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना को जगाया। अपनी रचनाओं से उस युग के साहित्य को समृद्ध किया जब अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर। हम गुलामी की वेदना झेल रहे थे, और लेकिन उनकी जो कलम थी वो इतनी बेबाक थी कि वे ना डरे ना झुके, और उन्होंने खुलकर अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत की, जिसे कहते हैं कि हर एक बुराई को साहित्य के माध्यम से, अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से
सबके सामने लाकर प्रस्तुत किया। तो उन्होंने हिंदी को एक नया साहित्यिक रूप दिया और सामाजिक राष्ट्रीय चेतना को तो जगाया ही, साथ में उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बहुत बहुत स्वागत अर्चना जैन जी, इस प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा क्योंकि ये प्रोग्राम ऐसा है कि आपको भारतेंदु जी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, तो बहुत ज़रूरी है हमें जानना। तो ये एक माध्यम है ये कार्यक्रम कि आप जान सकें उनके विषय में। समाज सेवा पर भी उन्होंने अपना बहुत धन खर्च कर दिया था, जिसके कारण अंतिम समय में उनका बड़ी तंगी में बीता। वो अमीर थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने साहित्य सेवा की और पत्रिकाओं का संपादन किया, तो उसमें उन्होंने और सामाजिक कार्यों में भी उन्होंने अपना पैसा लगाया। तो इससे क्या हुआ कि अंतिम समय में उन्हें काफी तंगी देखनी पड़ी थी। हालांकि वे बहुत ही जल्दी चले गए थे, सिर्फ 35 वर्ष की आयु में वे हमें छोड़कर चले गए थे। तो चलिए उनके बारे में बताती हूँ, उनकी जीवनी के विषय में कुछ मुख्य मैं बातें बताऊंगी, क्योंकि बहुत कुछ है उनके बारे में कहने के लिए। मैं देख रही हूँ हमारे साथ विनीता शर्मा जी जुड़ गई हैं हैदराबाद से, उनका मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पानीपत से सोनिया सोनमक जी जुड़ गई हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। कहीं मत जाइएगा, बहुत सुंदर जानकारी, बहुत विस्तृत जानकारी लेकर आई हूँ मैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, क्योंकि हम हिंदी के सेवक हैं, हिंदी के साहित्य की रचना कर रहे हैं, हिंदी दिवस आने वाला है, तो मुझे लगा इससे बेहतर और कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता। तो मेरी तरफ से हिंदी दिवस को यह कार्यक्रम एक समर्पण है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 9 सितंबर 1850 को वाराणसी काशी में हुआ था और एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। अमीर थे वे लोग। जो पिता थे उनके गोपाल चंद्र कवि थे और गिरधर दास उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी शिक्षा के बारे में आपको कुछ जानकारी देती हूँ कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय उनकी आयु 7 वर्ष की थी। आपको पता ही है ना, जो हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 में हुआ था, जो किन्हीं कारणों से फेल हो गया था। अगर उस समय हो जाता तो शायद हम 100 साल पहले ही आजाद हो जाते। तो उस समय उनकी उम्र 7 वर्ष की थी और ये दिन उनकी आंखें खुलने के ही थे, मतलब बच्चे ही थे, खेलना कूदना उसी उम्र के थे। उनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेज भक्त थे, उनकी ही कृपा से वे धनवान भी थे। हरिश्चंद्र 5 वर्ष के थे तो माता की मृत्यु हो गई और 10 वर्ष के जब हुए तो उनके पिताजी भी चल बसे। विमाता ने खूब सताया, बचपन का सुख नहीं मिला उन्हें। शिक्षा की जो व्यवस्था थी, प्रथा पालन के लिए होती रही, मतलब नाम के लिए वो करते रहे शिक्षा। क्वींस कॉलेज बनारस में उन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन और 3-4 वर्ष गए भी, परंतु उन्हें कॉलेज जाना रास नहीं आ रहा था, मतलब उन्हें कुछ उसमें आनंद नहीं आ रहा था और वो वहां से भागते रहते थे। लेकिन उनकी स्मरण शक्ति इतनी तीव्र थी कि वे, और ग्रहण क्षमता भी बहुत तेज थी कि वे सिर्फ सुनकर और थोड़ा सा पढ़कर ही उन्हें सब कुछ याद हो जाता था। और तो इस तरह से वो पेपर जो देते थे वो पास हो जाते थे। सुरक्षा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इसलिए वो परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते गए। बनारस में उन दिनों अंग्रेजी पढ़े लिखे और प्रसिद्ध लेखक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। भारतेंदु शिष्य भाव से उनके पास गए, उनके यहाँ जाते थे, उन्हीं से उन्होंने अंग्रेजी सीखी। और आप मानेंगे, ज्यादा कॉलेज ना गए फिर भी उनको कितनी सारी भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने अपनी मेहनत से स्वाध्याय ही संस्कृत, मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी और उर्दू भाषा सीख ली थी और साथ में अंग्रेजी भी। उनको काव्य प्रतिभा अपने पिता से विरासत में मिली थी, क्योंकि उनके पिता जो थे, जिनका नाम था श्रद्धेय गोपाल चंद्र जी, वो कवि थे। तो उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में अपना पहला दोहा
बनाकर अपने पिता को सुनाया था और सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया। तो मैं वह दोहा आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। मैं देख रही हूँ हमारे साथ चलिए हमारे साथ डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा सर जुड़ गए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। आप का स्वागत है सर। तो मैं पहला दोहा जो हरिश्चंद्र जी ने 5 वर्ष की आयु में लिखा और अपने पिता को सुनाया, वह दोहा यह था। लय ब्योढ़ा ठाड़े भये, लय ब्योढ़ा ठाड़े भये, श्री अनिरुद्ध सुजान, बाणासुर की सेन को हनन लगे हनुमान, हनन लगे हनुमान। तो यह था उनका पहला दोहा जो उन्होंने लिखा और अपने पिता को सुनाया। पिता इतने प्रसन्न हुए, उन्हें सुकवि बनने का आशीर्वाद दिया। जी बहुत धन्यवाद। विलक्षण प्रतिभा के धनी थे वे। 35 साल में ही वो हिंदी का भविष्य बनाकर चले गए, वर्तमान भी और भविष्य भी। मैं देख रही हूँ हमारे साथ विनय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो उनका साहित्यिक योगदान क्या था आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे सुने। आधुनिक हिंदी का विकास किया उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को प्रतिष्ठित किया और इसे साहित्यिक भाषा के रूप में विकसित किया। क्योंकि बोलचाल में खड़ी बोली तो थी, लेकिन उसमें लेखन नहीं हो रहा था, तो उन्होंने हिंदी को प्रचलित किया। भारतेंदु युग कहा जाता है उनके युग को, उनके समय को। उनके साहित्यिक योगदानों के कारण ही 1857 से 1900 तक के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। विविध साहित्य रचना, और उन्होंने बहुत, जैसे होते हैं, सिर्फ कवि नहीं थे वो, उन्होंने नाटक लिखे, निबंध लिखे, कहानी लिखी, इतिहास के विषय में लिखा, यात्रा वृतांत भी लिखे, साथ में उन्होंने अनुवाद भी किया और गजल भी लिखी, काव्य भी लिखा, कविताएं भी लिखी। तो हर एक विधा को उन्होंने, सवैयां उनके बड़े मशहूर हैं, ब्रज भाषा में उनकी कविताएं बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी कहमुकरियां बहुत पसंद हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में उन्होंने लेखन किया। सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना, उन्होंने गरीबी, पराधीनता, ब्रिटिश सरकार के जो अत्याचार थे और सामाजिक रूढ़ियां जो चल रही थी उस समय, उन सभी मुद्दों पर खूब लिखा तथा देश के प्रति जो अपनी निष्ठा, राष्ट्रीय चेतना है, उसे भी बुलंद किया। जन जन तक उस बुलंदी को पहुंचाया, उस स्वर को पहुंचाया। जी बिल्कुल सर, शानदार व्यक्तित्व को शत शत नमन करते हैं हम। पत्रिका संपादन भी किया उन्होंने। कवि वचन सुधा 1868, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में उन्होंने इन पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनसे हिंदी गद्य को बल मिला। तो जैसे पहले सब कविताएं ज्यादा लिख रहे हैं, इन्होंने गद्य ज्यादा लिखा और गद्य को ही अपनी पत्रिकाओं में जगह भी दी। इनके जो व्यंग थे सरकार के खिलाफ, उस समय जो रूढ़िवादिता चल रही थी, जो भी चल रहा था उसके खिलाफ जो लिखा ज्यादा, तो उन्होंने गद्य में लिखा और गद्य से ही हिंदी का जो है एक स्वरूप देखने को मिला, लेखन शैली में हिंदी आ गई। तो वरना कविता में क्या होता है, कुछ संस्कृत चल रहा है या कोई ब्रज भाषा में लिख रहा है, कोई बंगला लिख रहा है, कोई अंग्रेजी लिख रहा है, कोई उर्दू लिख रहा है, तो हिंदी में लेखन कम हो रहा था। तो वो इन्होंने गद्य को पॉपुलर किया उस समय। बिल्कुल सबसे प्रसिद्ध यही है और हमने अपने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये अंग्रेजों के कुशासन के लिए ही लिखा गया था जी। और उनके व्यंग तो कमाल ही हैं, बिल्कुल। और मैं देख रही हूँ डॉक्टर किरण दयाल जी हैं, उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। तो अंतिम समय जो था उनके जीवन का, तो उन्होंने समाज सेवा पर, साहित्य पर बहुत खर्च किया अपना पैसा, तो काफी तंगी रही
और बहुत जल्दी ही 35 वर्ष की छोटी सी आयु में ही वे विदा हो गए। सोचिए 35 साल में थोड़ा तो बचपन निकाल दीजिए, तो कितने कम समय में उन्होंने हिंदी को किस शिखर पर पहुंचा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा। अगर और जीवित रहते तो क्या ही कर जाते। तो वही है, वे एक प्रगतिशील विचारक और स्वतंत्रता प्रेमी थे। और बहुत सारे जो प्रसिद्ध उनकी रचनाएं, उनके बारे में अब मैं बात करूंगी, ध्यान से सुनिएगा। कुछ नाम तो याद रह जाएंगे ना, यही फायदा है इस कार्यक्रम का। उनके जो प्रमुख नाटक हैं, भारत दुर्दशा उन्होंने 1880 में लिखा था। यह एक प्रसिद्ध नाटक है जो तत्कालीन समाज और ब्रिटिश शासन की आलोचना करता है। अंधेर नगरी 1881 में लिखा उन्होंने। यह व्यंग प्रधान प्रहसन यानी हास्य नाटक है, जो कहीं ना कहीं राजा के जो बेवकूफियों पर और कुशासन पर ही ये प्रहार करता है या हमारा ध्यान खींचता है, लेकिन हास्य के माध्यम से। मैं देख रही हूँ हमारे साथ डॉक्टर अंजू क्वात्रा जी जुड़ गई हैं, उनका मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। सुनिएगा, बहुत जानकारी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में ये ऐतिहासिक नाटक उन्होंने लिखा, जो हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की कहानी कहता है। नील देवी 1881 में, यह एक ऐतिहासिक गीति रूपक है। श्री चंद्रावली 1876 में, यह एक प्रसिद्ध नाटिका है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 में, यह भी एक हास्य नाटक था जिसमें धार्मिक पाखंड और हिंसा पर व्यंग किया गया है। अब आते हैं उनकी काव्य रचनाओं की ओर। काव्य कृतियां उनकी हैं भक्त सर्वस्व 1879 यानी 1889, प्रेमालिका 1871, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रुवर्षण, जैन कुतूहल, प्रेम सत्सई श्रृंगार, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय, प्रेम 50, फूलों का गुच्छा, खड़ी बोली काव्य है ये, 1882 में आया था। प्रेम फुलवारी, कृष्ण चरित्र, दान लीला, तन्मय लीला, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, दशरथ विलाप, बंदर सभा, बकरी विलाप आदि आदि आदि। कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। तो जो प्रेम फुलवारी और प्रेम प्रलाप है, ये उनकी प्रसिद्ध प्रेम संबंधी कृतियां हैं। प्रेम सरोवर जो है जी, यह प्रेम पर आधारित एक काव्य संग्रह है। प्रेम मालिका, यह कीर्तनों का संग्रह है, यानी कि इसमें भजन है, कीर्तन है के। अब कहानी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एक कहानी मिलती है इनकी अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसको मैं आपके लिए लेकर आई हूं, सुनाऊंगी अंत में। यात्रा वृतांत भी उन्होंने लिखा है। सरयू पार की यात्रा, लखनऊ। आत्मकथा, एक कहानी, कुछ आप बीती कुछ जग बीती। उपन्यास पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, 2 उपन्यास हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कह मुकरियां बहुत प्रसिद्ध हैं, और उनको एक तरह से उन्होंने नया रूप दिया। जो पहले जमाने में थी वो साजन, उसमें आता था शब्द साजन, का सखी साजन ना सकी, लेकिन इन्होंने साजन शब्द को बदल दिया और सज्जन शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ये बात समाज की करते थे, साजन की बात नहीं करते थे, समाज की बात करते थे। तो मैं उनके कह मुकरियों के विषय में आपको बता रही हूँ कि, और इनकी मुकरियां व्यंग्यात्मक रचनाएं थी, यानी इसमें भी व्यंग था, और वो समाज, शासन, लोक जीवन में जो समस्याएं थी उस समय, उन पर उन्होंने लिखा। हास्य के माध्यम से बात को लोगों तक पहुंचाया। अमीर खुसरो द्वारा प्रचलित मुकरी विधा पर आधारित हरिश्चंद्र जी की जो मुकरियां हैं, उसमें जो शब्द उन्होंने उपवाक्य प्रयोग किया वह था, क्यों सखी सज्जन नहीं, फिर आंसर आता था, उत्तर आता था।
तो उसकी संरचना उन्होंने की, यानी कि उन्होंने क्यों सखी सज्जन नहीं, तो जिसमें वे अंग्रेजियत, पुलिस, चुंगी, अखबार, मतलब बहुत सारी जो कुरीतियां थी उनके बारे में कुछ मुकरियां मैं आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि ये भी काव्य है और हमारे आज के कार्यक्रम का नाम भी है एक कहानी दो कविताएं। हालांकि आज मैं उनके बारे में ज्यादा बताऊंगी, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी हर रोज नहीं मिलेगी आपको, स्वयं पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। चलिए कुछ उनकी जो प्रसिद्ध मुकरियां हैं वो आपके लिए रखती हूँ। वे व्यंग करते हैं और आप आंसर समझ जाएंगे, मैं 1 सेकंड का ब्रेक लूंगी, बस जहां पर आंसर आना होगा आप समझ जाएंगे। तो सब गुरुजन को बुरो बतावे, सब गुरुजन को बुरो बतावे, अपनी खिचड़ी अलग पकावे, भीतर तत्व न, भीतर तत्व न, झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं, भीतर तत्व न, झूठी तेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं, अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी। हम देख रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर दमयंती शर्मा जी जुड़ गई हैं, बिल्कुल आपका स्वागत करती हूँ। अमीर खुसरो जी की ही रचनाओं को उन्होंने नया रूप दिया, व्यंग और समस्याओं पर आधारित थी, और जिसमें कहते इन्होंने साजन शब्द को सज्जन से रिप्लेस किया, तो उन्होंने जो उपवाक्य यूज किया वहां पर उस जगह वो था क्यों सखी, क्या नहीं है, क्यों सखी सज्जन नहीं, अंग्रेजी, क्यों सखी सज्जन नहीं, अंग्रेजी। तो इस तरह से उन्होंने इस वाक्य को बदला। चलिए एक और सुनाती हूं। 3 बुलाएं 13 आवे, मतलब 3 को पुकारते हैं 13 आते हैं, 13 आ जाते हैं। 3 बुलाएं 13 आवे, निज निज विपदा रोई सुनावे, आंखों फूटे भरो न पेट, आंखों फूटे भरा न पेट, क्यों सखी सज्जन नहीं ग्रेजुएट। तो सोचिए, हम आज समस्या कहते हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही हैं, ग्रेजुएशन कर ली, आजकल ग्रेजुएशन क्या पोस्ट ग्रेजुएशन भी नौकरी के लिए घूम रहे हैं, तो उस समय भी यही समस्या थी। और वो कहते हैं कि ग्रेजुएट की हालत ये है कि 3 को बुलाओ तो 13 आते हैं और सब अपनी अपनी समस्या ही बताते हैं। आंखें फोड़ी उन्होंने ग्रेजुएट बनने के लिए, लेकिन पेट नहीं भर पा रहा, यानी उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। तो सोचिए, यही समस्या आज भी है और यही समस्या उस समय गुलामी के समय भी थी। तो बात बदलती नहीं है, समय बदल जाता है, समस्याएं लगभग समाज में वही रहती हैं। चलिए अगली मुकरी देखिएगा। मैं देख रही हूँ हमारे साथ उमंग सरीन जी जुड़ गई है, मैं उनका हृदय से स्वागत करती हूँ। बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, बहुत सुंदर कार्यक्रम, बहुत सुंदर जानकारी लेकर आई हूँ। और जो देर से जुड़ रहे हैं वो इस कार्यक्रम को बाद में रात में सोते समय या खाना बनाते समय, खाना खाते समय सुन लीजिएगा, तो आपको काफी कुछ रिवीजन हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जीवन का भी और उनके साहित्य के विषय में भी। चलिए अगली उनकी जो कहमुकरी है वो देखिए। रूप दिखावत सरबस लूटई, रूप दिखावत सरबस लूटई, फंदे में जो पड़े न छूटई, रूप दिखावत सरबस लूटई, फंदे में जो पड़े न छूटई, कपट कटारी जिये में हुलिस, कपट कटारी जिये में हुलिस, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी पुलिस। तो पुलिस पे उन्होंने उस समय की पुलिस पे कमेंट किया है, उनको करारा व्यंग किया है कि रूप दिखावत मतलब गुस्सा दिखाता है, अपनी धौल दिखाते हैं और सब कुछ लूटते हैं, जो उनके फंदे में फंस जाए वो कभी छूट नहीं पाता। और वो कपट कटारी हैं, मतलब वो जो है उनके भेद है, उनके उसमें कालापन है उनके जिया में, दिल में, और वो है पुलिस। वो सज्जन नहीं है, वो पुलिस है। तो
हरिश्चंद्र की भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो मुकरियां हैं उनके माध्यम से हर एक मुकरी में उन्होंने कोई ना कोई संदेश दिया है, या समाज के विषय में या फिर कुशासन के विषय में उन्होंने व्यंग किया है। और ऐसा नहीं है सिर्फ राजनीति की बात की है, उन्होंने समाज में जो उस समय बीमारियां फैल रही थी, कुप्रथाएं थी, उन पर भी कहमुकरियां लिखी। और चलिए एक दो ऐसी भी दिखा देती हूँ जो उन्होंने सामान्य जनजीवन के विषय में लिखी। मुंह जब लागई तब नहीं छूटई, मुंह जब लागई तब नहीं छूटई, जाति मान धन सब कुछ लूटई, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब, क्यों सखी सज्जन नहीं शराब। तो शराब की आदत के बारे में बात हो रही है। और ये बहुत सुंदर पहेली कहूंगी इसको तो मैं। एक गर्भ में 100 पूत, एक गर्भ में 100 पूत, जन्मावेई ऐसा मजबूत, जन्मावई ऐसा मजबूत, करई खटाखट काम सयाना, करई खटाखट काम सयाना, सखी क्यों सखी सज्जन नहीं छापा खाना, क्यों सखी सज्जन नहीं छापा खाना। तो छापे खाने को के विषय में उन्होंने ये लिखा। ये देखिए, भीतर भीतर सब रस चूसई, भीतर भीतर सब रस चूसई, हसी हसी कई तन मन धन मूसई, जाहिर बातन में अति तेज, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज, क्यों सखी सज्जन नहीं अंग्रेज। तो ये उनकी एक और मैं आपको सुनाती हूँ। धन लेकर कछु काम न आव, धन लेकर कुछ काम न आव, ऊंची नीची राह दिखाव, समय पड़े पर सीधई गुंगी, समय पड़े पर सीधई गुंगी, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी चुंगी। टैक्स की बात कर रहे हैं कि धन तो देते हैं पर वो धन जो होता है टैक्स, वो हमारे किसी काम में नहीं आता। तो चुंगी। और फिर देखिए, ये सीटी देकर पास बुलावई, रुपया ले तो निकट बिठावई, सीटी देकर पास बुलावई, रुपया ले तो निकट बिठावई, ले भागई मोहि खेलई खेल, ले भागई मोहि खेल ही खेल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी रेल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी रेल। लंगर छोड़ी खड़ा हो झूमई, लंगर छोड़ी खड़ा हो झूमई, उल्टी गति प्रतिकूल ही चूमई, देश देश डोले सजी साज, देश देश डोलई सजी साज, क्यों सखी सज्जन नहीं जहाज। तो जहाज का मतलब है वो लंगर छूटता है तो झूमता है, वो हिलता है, और फिर उल्टी सीधी गति में वो कूला मटकाता हुआ चला जाता है, मतलब पीठ दिखाता हुआ चला जाता है और देश देश जाता है, घूमता है। तो उन्होंने ये जहाज के बारे में बात की। बिल्कुल किरण दयाल जी आंसर लिख रही हैं, बिल्कुल सही आंसर है आपके। और उमंग जी ने भी लिखा है रेल। और बिल्कुल, तो सुंदर बानी कही समुझावे, सुंदर बानी कही समुझावे, विधवा गनसो नेह बढ़ावे, सुंदर बानी कही समझावे, विधवा विधवा गनसो विधवा गनसो नेह बढ़ावई, दया निधान परम गुण आगर, दया निधान परम गुण आगर, सखी सज्जन क्यों सखी सज्जन नहीं विद्यासागर। जी हाँ, विद्यासागर जी के विषय में बात हो रही है। तो जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया तो उनकी बात हो रही है। तो ये थी उनकी कुछ कहमुकरियां
जो मैं आपके लिए लेकर आई थी, मुझे बहुत पसंद है उनकी ये कह मुकरियाँ। उसके बाद अगर हम उनकी बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने समाज, इतिहास, भाषा और देश प्रेम जैसे विषयों पर अनेक निबंध लिखे। उनके निबंध बहुत ही उच्च श्रेणी के हैं, व्यंग भी है उनमें और चिंतन भी है, जिनमें भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, कश्मीर कुसुम, काल चक्र, नीति, प्रेम, धोखे से, सटीक आलोचना, कवि वचन सुधा शामिल है। इनके निबंधों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और विदेशी शासन की आलोचना की जाती थी। उन्होंने अपनी लेखनी का उपयोग समाज सुधार के लिए उन्होंने बहुत काम किया और स्वदेशी भावना को भी उन्होंने जगाया। तो उनके कुछ प्रमुख निबंध के बारे में बताती हूँ मैं आपको, देखिएगा। मैं देख रही हूँ हमारे साथ राम शरण सिंह जी जुड़े हैं, उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे साथ सुनीता चौहान दीदी आगरा से जुड़ी हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। तो कुछ प्रमुख जो निबंध हैं उनके, देशभक्ति और सामाजिक सुधार की बात है उनमें ज्यादातर। तो भारतेंदु ने अपने निबंधों के माध्यम से लोगों में देश प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं के प्रति जो प्रेम जगाया कि आप स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें और जागरूकता फैलाई इस क्षेत्र में। उन्होंने अंग्रेजों की शोषणकारी जो नीति थी उसका भी पर्दाफाश किया और सामाजिक कुरीतियों का भी उन्होंने की आलोचना की अपने निबंधों के माध्यम से। तो उनके निबंधों ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। भारतेंदु ने ऐतिहासिक विषयों पर भी निबंध लिखे, जैसे पुरावृत्त संग्रह और अकबर और औरंगजेब, जिनका उद्देश्य लोगों को अपने प्राचीन गौरव की याद दिलाना, उनमें सुधार लाने के लिए जो प्रयास करने चाहिए उनकी ओर इशारा करना था। भाषा जो थी वे भाषा के लिए बहुत बात करते थे। उन्होंने हमेशा कहा है कि उन्होंने भाषा की उन्नति को समाज की उन्नति का मूल बताया और हिंदी भाषा जैसे निबंधों में हिंदी के महत्व पर जोर दिया कि मतलब हमें हिंदी में अधिक से अधिक लिखना चाहिए। यही कारण है कि जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम सफल इसीलिए हुआ, हिंदी एक माध्यम बनी हमारे बीच में और जोड़ा उन्होंने इस जन आंदोलन से सभी लोगों को। तो उन्होंने यही कहा है कि हमेशा कि अपनी भाषा की उन्नति नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति भी नहीं हो सकती। लोकप्रिय निबंध जो है उनके वो है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। यह एक ऐतिहासिक निबंध है जिसमें उन्होंने भारत की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है और उसके उन्नयन के यानी उसके ऊपर उठने के विचार भी बताए हैं, उपाय बताए हैं। कश्मीर कुसुम जो निबंध है उसमें उन्होंने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है उस पर ध्यान केंद्रित किया है। कालचक्र यह भी एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें भारतेंदु ने समाज के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। लेवी प्राण लेवी एक सामयिक और विचारों में उत्तेजना भरने वाला निबंध है ये। दिल्ली दरबार दर्पण दिल्ली दरबार के आयोजनों और परिस्थितियों पर आधारित यह निबंध है। उस समय जो दिल्ली में हो रहा था, चल रहा था, जो भी राजनीतिक गतिविधियां थी उनके विषय में बात की गई। स्वर्ग में विचार सभा, ये बहुत ही सुंदर निबंध है, मैंने पढ़ा, लेकिन मैं उसे प्रस्तुत नहीं कर पाऊंगी क्योंकि बहुत बड़ा निबंध है। तो एक प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक निबंध है, इसको बड़े शांति से बैठकर पढ़ें तभी आनंद आ सकता है। और भी उनके जो मैं नाम बता देती हूँ जल्दी से। वैष्णवता और भारतवर्ष, देशोन्नति, सुशिक्षितों का कर्तव्य, बादशाह दर्पण, उदय पुरोदय, बूंदी का राजवंश, रामायण समय, महाराष्ट्र देश का इतिहास, क्षत्रिय की उत्पत्ति, अकबर और औरंगजेब। तो ऐसे बहुत सारे निबंध हैं उनके, बहुत फेमस है उनके निबंध और नाटक खास तौर से। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो मौलिक नाटक हैं उनकी बात करती हूँ अब मैं। उनके वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, ये 1873 में आया था और हास्य व्यंग के रूप में लिखा गया है। प्रेम जोगनी 1875 में आया था। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में, श्री चंद्रावली 1876 में, विशस्य विषमौषधम ये 1876 में और भारत दुर्दशा 1880 में,
और नील देवी 1881 में, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883 में। और ये नाटक अपूर्ण है, पौराणिक नाटक है और अपूर्ण माना गया है। चलिए अब मैं आपको, क्योंकि 2 कविताएं सुनानी है, एक तो हो गई मुकरियां, अब मैं उनकी दूसरी एक गजल लेकर आई हूँ, क्योंकि जो उनकी कविताएं हैं उसमें ज्यादातर ब्रज भाषा में है, तो मुझे लगा मैं शायद उनका उच्चारण सही ना कर पाऊं, तो मैं आपके लिए एक गजल लेकर आई हूँ। मैं तहत में पढ़ूंगी उनकी गजल, कुछ उसमें शब्द वगैरह आएंगे, उनके मीनिंग मैं बता देती हूँ पहले ही, क्योंकि बाद में बताने से वो प्रभाव नहीं रहता। तो मैं आपको बता देती हूँ। एक शब्द आएगा इसमें, आतिश हिजरा, इसका मतलब है विरह की आग। शोला रुखो मतलब आग लगाना, शोले की तरह जलना, शोले जैसा। और तसव्वुर आप जानते हैं, कल्पना, विचार। उसके बाद एक आता है अयादत शब्द आएगा इसमें। अयादत का अर्थ होता है जैसे किसी गरीब, जैसे कोई बीमार होता है तो उससे मिलने जाता है तो अयादत। मसीह आप जानते हैं। सरे बाली का मैंने अर्थ ढूंढा था, प्रॉपर नहीं मिल पाया। मसीहा मतलब जैसे कि वीर, अच्छा एक इंसान। और मर्ग का अर्थ मृत्यु। और उसके बाद शबे वस्ले गरीबा आएगा। शबे वस्ले गरीबा, उसका अर्थ है गरीबों के साथ मिलने वाली जो रात, मिलन की जो रात होती है, जो गरीबों से मिलते हैं, इस तरह से। तो उसके बाद उन्होंने शबे फुरकत, तो वो आपको पता ही है, शबे फुरकत मतलब विरह की रात। या उसके बाद एक आता है मुर्ग ए शहर। मुर्ग ए शहर यानी सुबह का पक्षी जो बोल के जगाता है कि सुबह हो गई, उठ जाओ। उसके बाद आता है कूचाए जाना। तो कूचाए जाना मतलब बोलते हैं उस सबा कूचाए जाना मतलब कि जब हवा जो है वो अपने प्रिय की गली से गुजरी हो, इस तरह से कूचाए जाना मतलब प्रिय की गली। हश्र बपा आएगा एक। हश्र बपा का अर्थ वही होता है कि फसाद करना। उसके बाद एक आएगा, बस चलिए अब मैं सुनाती हूँ ये गजल, सुनिएगा। दिल आतिशे हिजरा से जलाना नहीं अच्छा। दिल आतिशे हिजरा से जलाना नहीं अच्छा। और अगर मेरा कहीं उच्चारण गलत हो जाए तो कृपया क्षमा कीजिएगा, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाई हूँ। दिल आतिशे हिजरा से जलाना नहीं अच्छा, ऐ शोला रुखो आग लगाना नहीं अच्छा। ऐ शोला रुखो आग जलाना नहीं अच्छा। किस गुल के तसव्वुर में ए लाला जिगर खूं, ये दाग कलेजे पे उठाना नहीं अच्छा। आया है अयादत को मसीहा सरे बाली। आया है अयादत को मसीहा सरे बाली, ए मर्ग ठहर जा अभी आना नहीं अच्छा। ए मर्ग ठहर जा अभी आना नहीं अच्छा। सोने दे शब ए वस्ल ए गरीबों है अभी से। सोने दे सबे वस्ल ए गरीबा है अभी से, ए मुर्गे शहर शोर मचाना नहीं अच्छा। कि मतलब मुझे सोने दे, अभी तो गरीबों को मिलने का समय, मतलब गरीबों को समय मिला है, तो अभी से सुबह सुबह तुम मत जगा। तुम जाते हो क्या जान मेरी जाती है साहिब। तुम जाते हो क्या जान मेरी जाती है साहिब, ए जाने जहां आपका जाना नहीं अच्छा। ए जाने जहां आपका जाना नहीं अच्छा। आजा शबे फुरकत में कसम तुमको खुदा की। आजा शबे फुरकत में कसम तुमको खुदा की, ए मौत बस अब देर लगाना नहीं अच्छा। पहुंचा दे सबा कूचाए जाना में पसे मर्ग। पहुंचा दे सबा कूचाए जाना में पसे मर्ग, जंगल में मेरी खाक उड़ाना नहीं अच्छा। तो मैंने भाव देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर मौत से कह रहे हैं कि हो सके तो मुझे ना, मेरी जो मिट्टी है, जो धूल है, वो मेरे प्रिय की गली में ले जा, जंगल में मत उड़ा मेरी खाक को।
पहुंचा दे सबा कूचाए जाना में पसे मर्ग, पहुंचा दे सबा कूचाए जाना में पसे मर्ग, जंगल में मेरी खाक उड़ाना नहीं अच्छा, आ जाए न दिल आपका भी और किसी पर, आ जाए न दिल आपका भी और किसी पर, देखो मेरी जान आंख लड़ाना नहीं अच्छा, देखो मेरी जान आंख लड़ाना नहीं अच्छा, कर दूंगा अभी हश्र बपा देखियो जल्लाद, कर दूंगा अभी हश्र बपा देखियो जल्लाद, धब्बा ये मेरे खूं का छुड़ाना नहीं अच्छा, धब्बा ये मेरे खूं का उड़ाना नहीं अच्छा, ए फाख्ता, ए फाख्ता उस सर्वे, ए फाख्ता उस सर्वे सही कद का हूँ शैदा, ए फाख्ता उस सर्वे सही कद का हूँ शैदा, कूकू की सदा मुझको सुनाना नहीं अच्छा, कूकू की सदा मुझको सुनाना नहीं अच्छा। तो ये उनकी एक बहुत सुंदर मुझे लगी गज़ल, तो मैंने कहा इसको मैं आपको सुनाती हूँ। बिल्कुल बहुत ही बेमिसाल उनकी है। अब मैं एक उनकी, आप इसे कहानी कहें, व्यंग कहें, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन ये कहानी के तौर पर मुझे प्राप्त हुई। एक ही कहानी मुझे दिखाई दी उनकी, और वो है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। क्योंकि अब भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात हो रही है, तो मैं समय लूंगी इस कार्यक्रम में। उनको जानना, उनको समझना बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, क्योंकि हम हिंदी की बात करते हैं तो उनकी बात तो करनी चाहिए। और आज 9 सितंबर उनका जन्मदिन है, जयंती है, 175वीं जन्म जयंती है उनकी। तो मैं चाहती हूँ आप रुकें और सुने, और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण थोड़ा हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं गांव के शब्द और ब्रज भाषा के शब्दों का भी मिश्रण है। तो मैं प्रेम प्रसंग, इस बार प्रेम तो किया होगा मुझे लगता है, क्योंकि गजल से तो यही महसूस हो रहा है। बिल्कुल, मैं इस बात का उत्तर आपको जरूर दूंगी। चलिए, तो एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये उनकी कहानी का नाम है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। अब स्वप्न में भी उन्होंने व्यंग नहीं छोड़ा है, देखिएगा। आज रात को परियक परियक यानी पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता हूं कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठीक नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रहने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर भी भरोसा नहीं। ऐसा कहा भी गया है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मति खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। तो वे इसमें कह रहे हैं कि कुछ अपना नाम कर जाऊं, ऐसी चीज कुछ बना जाऊं कि मेरा नाम हो जाए, क्योंकि सांस का कोई भरोसा नहीं है कि हम कहेंगे हाँ बहुत जीना है, लेकिन पता चले वो सांस दोबारा आएगी या नहीं आएगी। तो इसलिए वो कुछ स्वप्न में देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा काम, स्वप्न में सोच रहे हैं कि मैं कोई ऐसा काम कर दूं जिससे मेरा नाम अमर हो जाए। तो वही बात वे कह रहे हैं, देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मस्त हो जाएगा। कालवश शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि ना आवेंगे। देखो आज की बात की उन्होंने, अब हमें दिखते नहीं है, इतना पोल्यूशन हो गया है कि दिखते नहीं है। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि ना आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरवर में रहे वा न रहे, और सब तो एक न एक दिन तत्व तवे की बूंद हुए बैठे हैं। तो वो कहते हैं सिर्फ कीर्ति कमल संसार सवर में रहे वा ना रहे, लेकिन सब जो है ऐसा लगता है जैसे गरम तवे पर बूंद बने बैठे हैं, सब उड़ जाने वाले हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझ प्रथम यह विचारा कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं।
परंतु थोड़ी देर बाद समझ में आया कि इन दिनों की सभ्यता के अनुसार इससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं। और वह तो मुझे भलीभांति मालूम है कि यह अंग्रेजी शिक्षा रही तो मंदिर की ओर मुंह फेरकर भी कोई ना देखेगा। इस कारण इस विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पढ़े पुस्तक रचने की सूझी, परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले, क्योंकि बनाने की देर ना होगी कि कीट क्रिटिक यानी कि जो झींगुर वगैरह होते हैं वो खा जाएंगे। कीट क्रिटिक काटकर आधी से अधिक निगल जाएंगे। यश के स्थान शुद्ध अपयश प्राप्त होगा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचार से काम न चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की समाधि लगा गया। यहां तक कि 61वां 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत में एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। सब कुछ स्वप्न में चल रहा है ये। उत्तम बात की पूंछ हाथ में पड़ गई। स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार दृढ़ किया, परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मुहरें निकली, सिर्फ 11 ही सिक्के थे। आप जानते हैं, इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ी। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूं जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठौर यानी ईंटों की जगह मुहर यानी सिक्के चिनवा देते, तब भी तो 10-5 रेल रुपये और खर्च करने पड़ते। मतलब 10-5 रेल भर के, क्योंकि पहले खजाना रेलों में ही जाता था ना, रेल रुपये और खर्च पड़ते। होते होते सब हरि कृपा से बनकर ठीक हुआ। इसमें जितना समस्त व्यय हुआ वह तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था कि एक का अंक और 387 शून्य, एक का अंक और उसके पीछे 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, परंतु उसके काम जोड़ने में पूरे 35 वर्ष लगे। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं है। पूरा दशमलव नहीं, 0.5। इस पाठशाला में अगणित अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये हैं। अब सुनिएगा जरा, उनके जो शिक्षक हैं उनके नाम पर ध्यान दीजिएगा, सीधा व्यंग दिखाई दे जाएगा। पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति, प्रथम अध्यापक यानी प्रधानाचार्य। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र। प्राणांतक प्रसाद वैद्यराज अध्यापक वैद्यक शास्त्र। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र। शील दानानल नीति दर्पण अध्यापक आत्मविद्या।
इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। दिन में नहीं चलती है पाठशाला, रात में चलती है। देखिए, अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। उस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देता है और जिसने विद्या, शील, बल के सिवाय मान, मूर्खता, परद्रोह, परनिंदा आदि परम गुणों से इस संसार को विभूषित किया है। इन पूर्वोक्त, तो ये देखिए जी, हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में समुद्र में डूबते डूबते बचे थे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। द्रव्य यानी पैसा खोजते खोजते, परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए और अंत समय हमारी अभिलाषा पूर्ण हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को कभी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य आया, पैसा आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बचा रहा। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हे सज्जनों, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए नहीं। मैं दो हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो केवल घर की मूछें ही मूछें थी, मतलब हमारा तो बस नाम था, हमारे पास तो कोई पैसे ही नहीं थे, हम तो कीड़े समान थे क्योंकि हमारे पास कुछ था ही नहीं है। तो मित्रों की सहायता से हमारी ये पाठशाला तैयार होगी, ऐसा उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ही व्यंग कर रहे हैं। तो यहाँ तो सिर्फ मूछें ही मूछें थी, कुछ मेह, कुछ गंगाजल, काज आपकी कृपा से भली बाती हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ और जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने आज हमारे यश के ढहे अंकुर फिर हरे कर दिए। हे सुजन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशाला अनेक हुई होंगी, किंतु हरि कृपा से जो आज लोगों की सकल पूर्ण कामधेनु यह पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में कहीं देखी होगी। होनहार बलवान है, नहीं कलिकाल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था, नहीं तो हो गया बस। देखिए, यह हम लोगों के भाग्य का उदय है कि ये महामुनि मुग्ध मणि शास्त्री बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत में हार मान बृहस्पति को उसे रखना पड़ा। हम फिर से कहते हैं कि हमारे भाग्य ही की महिमा थी कि वे ही पंडित राज मृगयाशील स्वान के मुख में शशा के धोखे बद्रिकाश्रम की एक कंदरा में पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करते दिन में सरस्वती भी लजाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि इनके थोड़े ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध पंडित हो जाएंगे। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं उनका नाम पंडित पाखंड प्रिय है। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सब स्त्री पुरुष को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब कालचक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा कर दी है। इस प्रकार प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित दूरवा पर संतोष कर अपना काल क्षेप करते थे। विपत्ति ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाया करते थे। कहाँ अब स्वान श्रृंगाल के संग दिन काटने पड़े, परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी
इनको लोग स्थिर रह जाने देंगे। तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिनों में ये पानी फेर देंगे। तो वह व्यंग कर रहे हैं कि अगर ये पहले तो इनको कोई पाठशाला में रुकने नहीं देगा, अगर ये रुक भी गए तो ये सबके धर्मों पर पानी फेर देंगे। तो ये कटाक्ष है उस समय के धर्माचार्यों के ऊपर। प्रतीक्षा तिवारी जी जुड़ गई हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहानी का मैं पाठ कर रही हूँ, जिसका नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। और बहुत सुंदर पाठशाला का उसमें उन्होंने वर्णन किया है। ज्यादा नहीं बचिए, रुकिएगा, देखिएगा। और रामगोपाल चौबे जी, आपका भी स्वागत है। अविनाश भटकर जी, आपका भी स्वागत है। जुड़े रहिएगा, देखिए। उसके बाद होता है, इनसे भिन्न उनके जो दूसरे टीचर हैं वो अपने शिक्षकों से मिलवा रहे हैं। तो उन्होंने जो दूसरे पंडित रखे हैं वो हैं इनसे भिन्न पंडित प्राणांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष हैं। जब तक इस घट में प्राण है तब तक ना किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी है और ना बन पड़ेगी, यानी वो किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं। ये महावैद्य के नाम से इस समस्त संसार में विख्यात हैं। चिकित्सा में ऐसे कुशल हैं कि चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता। कितना ही रोग से पीड़ित क्यों ना हो, क्षण भर में स्वर्ग के सुख को प्राप्त करता है। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणों को संसारी व्यथा लगी रहती है। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर ना होजिए और शेष अध्यापकों की अमृतमय जीवन कहानी श्रवण कीजिए। तो वो कह रहे हैं थोड़ा और रुकिए और जान लीजिए उनकी कहानी, जो टीचर, वो जो अध्यापक वो अपनी पाठशाला के लिए ढूंढ कर लाए हैं। ये लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण बड़े उद्दंड पंडित हैं, ज्योतिष विधा में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी जाकर गगन में ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों की रचना कर डाली है। उनमें से तामिस्त्र मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं प्राप्त, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। मतलब वो देख नहीं पाते, लेकिन तारे उनकी आंखों में बसे हुए हैं। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार हैं। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जाता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे हैं। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी थी, परंतु वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके मुख्य शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें। ऐसा तो संयोग इस संसार में परम दुर्लभ है। अब आप सब सज्जनों से यही प्रार्थना है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और व्यय आदि की चिंता ना करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे नहीं, और दिया भी तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बधान बांध देंगे, नहीं यह नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसका वे सब मिलकर नाश लिया करें। अब रहे केवल पाठशाला के नियत किए हुए नियम, सो आपको जल्दी जल्दी सुनाए देता हूं। शेष स्त्री शिक्षा का जो विचार था वह आज रात हम घर पर पूछकर आप तब कहेंगे। अब वे कहते हैं जो हमारे विद्यालय की नियमावली उन्होंने लिखी है। नियमावली नाम, इस पाठशाला का नाम गगनगत अविद्या वरुणालय होगा। गगनगत अविद्या वरुणालय होगा। इसमें केवल वंध्या और विधवा के पुत्र पढ़ने आएंगे। 1.5 दिन से अधिक और 98 से कमती आयु के विद्यार्थी भीतर न आने पावेंगे। शेर भर सूंगनी अर्थात हुलास से 3 शेर तक कक्षा अनुसार फीस देनी पड़ेगी। 2 मिनट 12 बजे
2 12 बजे रात से पूरे 5 बजे तक पाठशाला होगी, यानी रात्रि पाठशाला होगी। प्रत्येक उजाली तथा अमावस्या को भरती हुआ करेगी। पहले पक्ष में स्त्री और दूसरे पक्ष में बालक शिक्षा पाएंगे। परीक्षा प्रति मास होगी, परंतु द्वितीया द्वादशी की संधि में हुआ करेगी। वार्षिक परीक्षा ग्रीष्म ऋतु माघ मास में होगी। उनमें जो पूरे उतरेंगे वे उच्च पद के भागी होंगे। इस पाठशाला में प्रथम 5 कक्षा होंगी और प्रत्येक ऋतु के अंत में परीक्षा लेकर नीचे वाले ऊपर की कक्षा में भर लिए जाएंगे। प्रतिपदा और अष्टमी भिन्न। एक अमावस्या को स्कूल और खुलेगा, शेष सब दिन बंद रहेगा। किसी को काम के लिए छुट्टी न मिलेगी और परोक्ष होने में 5 मिनट में 2 बार नाम कटेगा। कुछ भी अपराध करने पर, चाहे कितना भी तुच्छ हो, इंडियन पीनल कोड अर्थात ताजीरात हिंद के अनुसार दंड दिया जाएगा। मुहर्रम में 1 साल पाठशाला बंद रहेगी। मलमास में अनध्याय के कारण नृत्य और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। छल, निद्रा, द्रोह, मोह आदि भवसागर के 14 कोटि रत्न घोलकर पिलाए जाएंगे। इसका प्रबंध धूर्त वंशावंतस नाम जगत विदित महाशय करेंगे। नीचे लिखी हुई पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी, जैसे कि व्याकरण जो पढ़ेंगे आप वो है, उन्होंने लिखा है व्याकरण मुग्ध मंजरी, शब्द संहार, अज्ञान चंद्रिका, ये व्याकरण के नाम है। धर्मशास्त्र क्या पढ़ाए जाएंगे? वंचक वृत्ति रत्नाकर, पाखंड विडंबन, अधर्म सेतु। वैद्यक जो होंगे मृत्यु चिंतामणि, मनुष्य धन हरण, काल कुठार। ज्योतिष मुहूर्त मिथ्यावली, मूर्खाभरण, गणित गर्वांकुर। नीति शास्त्र नष्ट नीति दीप, अनीति शतक, धूर्प पंचाशिका। इन दिनों की सभ्यता के जो मूल ग्रंथ है असत्य संहिता, दुष्ट चरितामृत, भ्रष्ट भास्कर। कोश कुशब्द कल्पतरु, शून्य सागर, नवीन नाटक, स्वार्थ संग्रह, कृतघ्न, कुलमंडन। तो ये उन्होंने पुस्तक के नाम दिए हैं जो वहां पढ़ाए जाएंगे। तो हर जगह व्यंग है। जब जिस किसी को हमारी पाठशाला में पढ़ना अंगीकार हो, यह समाचार सुनने के प्रथम तार में खबर दे, नाम उसका किताब में लिख लेंगे, पढ़ने आओ चाहे मत आओ। तो ये थी उनकी कहानी, एक अद्भुत अपूर्व पाठशाला। तो एक ही कहानी मिली मुझे इनकी, तो मुझे लगा नहीं, मुझे पढ़नी चाहिए। और एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, इसका कहानी का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। और इसमें उन्होंने अपनी पाठशाला के विषय में व्यंग लिखा है, क्योंकि उन्होंने जो देखा, जो चल रहा था समाज में, बहुत ज़्यादा धर्मांध हो गए थे उस समय, अंग्रेजी भाषा के पीछे भाग रहे थे अंग्रेज़ों के, और सब बुद्धू बना रहे थे समाज के जो धर्माधिकारी थे, सब पर उन्होंने व्यंग लिखा है। तो ये मेरी एक कोशिश थी कि मैं आप तक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की साहित्य से संबंधित कुछ जानकारी आपको बताऊं। और साथ में आज उनकी जयंती है, 175वीं जयंती है, उस पर ये मेरी उनके प्रति एक श्रद्धांजलि है। और आपको एक ही कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारी दे सकूं, ये मेरा था। और उनका एक दोहे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटत न हिय को शूल।
तो उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर देश और साहित्य और समाज सभी के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है और अपनी भाषा को हमें अपनाना चाहिए और ये हमें मानना पड़ेगा कि कोई चाहे ना चाहे, माने ना माने, लेकिन हिंदी भाषा हमारे देश की महत्वपूर्ण भाषा है जो सबको जोड़ती है एक तार में। और सबसे अच्छा है, मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम की नीति अपनाती है हिंदी। हर भाषा के शब्दों का समावेश किया है, किसी भी भाषा को ऐसा नहीं है उसने विस्मृत किया हो। जब जिस भाषा का प्रचलन हुआ उसके शब्दों को समाहित किया है। तो मैं हिंदी को प्रणाम करती हूँ, हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को प्रणाम करती हूँ। आधुनिक हिंदी के जनक कहे जाते हैं, कहीं कहीं पितामह भी उनको कहा गया है। तो मैं उनके चरणों में अपने ये शब्द सुमन समर्पित करते हुए आज के कार्यक्रम से विराम लेती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हम हिंदी सेवा करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने प्रयासों से किसी दिन हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बन जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, जय भारतेंदु हरिश्चंद्र। शुभ रात्रि।